गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और दिवाली को अच्छे से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, है ना। तो आई थिंक आप लोगों ने दिवाली के साथ साथ में मेहनत भी की होगी भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने दिवाली पे ही टाइम निकाल दिया, आप लोगों ने मौज मस्ती की, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। ऐसा किया होगा तो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। मेहनत के साथ साथ में यदि आप लोगों ने दिवाली के साथ में यदि आप लोगों ने मेहनत भी की होगी ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट है, आप लोगों का बेनिफिट भी होगा, है ना। तो पहले तो आप लोग इस लिंक को सभी जगह शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए। क्लास के बाद, दिवाली के बाद हम लोग मिले हैं एक नए जोश में, एक नए जुनून में। माँ लक्ष्मी ने आप लोगों को सभी को वो चीजें दे दी हैं भाई, वो चीजें दी होंगी जो जिस चीज की आपकी विश थी, जो चीजें आप लोगों ने मांगी थी, है ना। लेकिन मांगने से आपको पता है कब मिलता है, जब आपने साथ में मेहनत की होगी ना। अब आप देख लो आपने कितनी मेहनत की है, कितना जुनून था आप लोगों में, क्या आप लोगों ने पिछले 3 दिन में किया है वो आपको ही अच्छे से पता होगा, है ना जी। देखो, आज की जो क्लास हम लोगों ने लिया है वो एक बेसिक टॉपिक लिया है भाई। मैक्सिमम जगह हम लोग देखते हैं सेंटेंस हमें मिलते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है या सेंटेंस पैसिव फॉर्म में, है ना। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लिया है। मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाए। भाई वॉइस के क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में आते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, जो भी एग्जाम आप लोग देते हो, किसी भी एग्जाम में देखो, है ना, तो वॉइस के क्वेश्चन आपको फाइनली देखने को मिलेंगे, है ना। वॉइस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वॉइस का ऐसे नहीं मिलेगा, देखो जैसे हम लोगों ने बचपन में वॉइस किया है भाई, वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कहीं आप लोग सोचते हो कि वॉइस के क्वेश्चन आएंगे, भाई आपको यहां पे मिल गया सीमा सिंग्स अ सॉन्ग, सीमा सिंग्स अ सॉन्ग। अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से कि इसका पैसिव आप लोग बनाओ, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। भाई आप लोग इसका पैसिव बना दोगे, अ सॉन्ग इज संग बाय सीमा, अ सॉन्ग इज संग बाय सीमा, है ना। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछने को मिलेगा आप लोगों को, कभी भी एग्जाम में आप लोगों को नहीं मिलेगा। देखो क्वेश्चन कैसे आप लोगों को मिलेगा ये आप लोगों को मैं यहां पे समझा देता हूं। भाई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कैसे आएगा, अब इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में लिया जाएगा। ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3 आपको मिलेगा, और लास्ट ऑप्शन आप लोग समझ गए हो, लास्ट ऑप्शन दिस वन। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सेंटेंस में कहां पे मिस्टेक है, और हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि सेंटेंस कैसा है, कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। और एग्जाम क्या है, बड़ी टेक्निक से क्या है यहां पे, बड़ी टेक्निक से यहां पे जो संग गिवन है, संग को रिप्लेस करके यहां पे सिंगिंग डाल के देगा आपको, ऐसे सिंगिंग डाल के देगा। अ सॉन्ग इज सिंगिंग बाय सीमा। अब अपने बच्चों के माइंड में क्या आता है, अपने बच्चों के माइंड में जाएगा कि यहां पे इज गिवन है, ये इज के बाद आप लोगों को सभी को पता है कि यहां पे V1 ING आएगा, है ना। ऐसे ही है ना, यही माइंड में जाएगा और आपको लगेगा बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो हम लोग यहां पे निशान लगा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, इन चीजों से आप लोगों को बचना है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को, देखो इन चीजों से आप लोगों को बचना है, समझ गए ना। इन चीजों से आपको बचना है कैसे, भाई आपके पास इतनी स्किल हो कि जो सेंटेंस आपके सामने गिवन है, जो सेंटेंस हम लोगों ने यहां पे लिया है, वो एक्टिव फॉर्म में है या वो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। ये स्किल आप लोगों में होनी चाहिए भाई। और ये स्किल कब आएगी, अब आने वाले 1 घंटे में आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग लगा के, ध्यान लगा के एक एक लाइन सुननी है भाई। अब दिवाली जा चुकी है, दिवाली पे जो मौज मस्ती आप लोगों ने की है, अब उस मौज मस्ती के बाद आप लोग यहां पे आ जाएं, क्योंकि अब आपके लिए, आप सभी जानते हो कि आने वाले कुछ डेज में आपके सामने सभी एग्जाम होंगे बैंकिंग के, और उस एग्जाम में, आपके एग्जाम में भाई वॉइस का क्वेश्चन फाइनली पूछा जाएगा। वॉइस का क्वेश्चन किस वे में आएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा,
पूछने का मेथड क्या होगा, ये सभी बातें आने वाले नेक्स्ट 1 आवर में हम लोग बताने वाले हैं। आने वाले अगले 50 मिनट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे वॉइस के क्वेश्चन हमें मिलेंगे और कैसे इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद, वोज के बाद, हैज के बाद हम लोग वर्ब को लगाएंगे। ये सभी चीजें आपके वॉइस पे डिपेंड होती है ना। अब पहले तो मैं यहां पे समझा देता हूं कि यहां पे इज सिंगिंग नहीं आएगा, यहां पे यूज होगा शंका। ऐसा क्यों हुआ ये बताएंगे आने वाले 50 मिनट में। तो वॉइस में आपको समझा देता हूं बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जिनका बेस नहीं है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक बात को समझना, आप लोगों को समझ आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। आज आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने जो क्लास को उठाया है, क्लास का जो लेवल होगा भाई वो बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग लेंगे और एक अच्छे लेवल पे चलेंगे जो आपके एग्जाम का लेवल है। मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो एग्जाम लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। यदि कोई स्टूडेंट यहां पे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो पहले बैंकिंग एग्जाम दे चुका है, पहले एसबीआई पीओ दे चुका है या पहले आईबीपीएस पीओ दे चुका है भाई, तो आप अपने साथ में अपने बुक को रखो, एक एक एग्जाम निकालो। यदि कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको लगता है कि वॉइस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप उसी टाइम क्लास छोड़ के यहां से चले जाओ। मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग यहां पे क्लास लो भाई। हम लोग जानते हैं, मैं इतने बच्चों को यहां पे पढ़ा चुका हूं, इतने बैंकिंग एग्जाम निकलवा चुका हूं, इतने बैचेज यहां पे निकल चुके हैं और कोई भी सिंगल भी एग्जाम ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे वॉइस का यूज नहीं है। वॉइस है क्या, वॉइस है क्या, हम इसको जान लेते हैं कि वॉइस क्या है। देखो ध्यान से सुनो, वॉइस क्या है भाई। वॉइस का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब एक्शन, वॉइस का मतलब वर्ब और वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब का मतलब है एक्शन। अब इस बात को हम लोग यहां पे समझ लेते हैं वे कैसे वर्ब होगा और कैसे एक्शन होगा। देखो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि वॉइस को बेसिकली डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, या आप बोल सकते हो कि वॉइस की 2 टाइप होती हैं। एक हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक आपको मिलेगा क्या, एक हमें मिलता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। समझ गए? एक्टिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, यही बातें हम लोग आपसे समझाएंगे। देखो अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट की तो मुझे यहां पे पानी मिल गया। जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट की मुझे यहां पे पानी मिल गया और मैंने क्या किया, उठा के पानी ऐसे पी लिया, है ना। और ये पानी किसने दिया, मान लिया कि यहां पे कोई भी मोहन है, मोहन ने क्या किया, पानी अपने आप बिना कहे, बिना किसी पूछे उसने क्या किया, उसने आते बोल दिया सर आप पानी पी लो। मैंने क्या किया, उठा के पानी पी लिया। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लास आपके सामने आई, इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्लास आपके सामने आई, पानी आप लोगों को नहीं मिला, पानी मैंने यहां देखा मुझे नहीं मिला, और पानी नहीं मिला भाई, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोल दिया मोहन को कि मोहन पानी लेके आ। अब ध्यान से देखो आप लोग, क्या कि मोहन ने जब एक्शन अपनी विलिंग से किया, मोहन ने जब एक्शन अपनी विलिंग से किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में होगा, है ना। समझ गए जी। मैंने क्या कहा, जब मोहन ने अपनी विलिंग से एक्शन किया, अपनी इच्छा से एक्शन किया कि वो अपने आप पानी लेके आया और मुझे पिला दिया, तो उस सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग एक्टिव फॉर्म। बट जैसे ही पानी फिनिश हुआ, मैंने क्या किया, देखा पानी यहां पे नहीं है, मैंने अगेन मोहन को बोला कि पानी लेके आओ। अब मोहन की इच्छा नहीं थी पानी लेके आने की, लेकिन मोहन से एक्शन करवाया गया। समझ गए ना, मतलब जब एक्शन अपनी इच्छा से किया जाए तो वो होता है एक्टिव फॉर्म, और जब एक्शन किसी के कहने से किया जाए, एक्शन किसी से करवाया जाए, तो वो होता है पैसिव फॉर्म। और सबसे मेन चीज क्या है कि एक्शन करने वाला एक ही इंसान है। ध्यान से समझो, पहले मोहन अपने आप पानी लेके आया, एक्शन किसने किया, मोहन ने किया। बट सेकंड टाइम मैंने उसको बोला कि पानी लेके आ, बट एक्शन किया किसने, मोहन ने किया। तो एक में तो एक्शन उसने अपनी विलिंग से किया कि अपने आप पानी लेके आ गया,
सेकंड क्या है, वो कहने के बाद पानी लेके आया। समझ आ गया क्या? जब अपनी विलिंग से एक्शन किया जाए तो वो होता है एक्टिव वॉइस, और जब अपनी विलिंग से एक्शन नहीं किया जाए, अपनी विलिंग से एक्शन नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। समझ आ गया? अब यहां पे देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में जो भी एक्शन किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा अपनी विलिंग से, और पैसिव वॉइस में जो एक्शन किया जाएगा, एक्शन क्या है, एक्शन अपनी विलिंग से नहीं किया जाएगा। मतलब यहां पे कोई भी विलिंग की बातें नहीं होंगी, यहां पे किसी भी विलिंग को डिफाइन नहीं किया जाएगा। समझ गए? बट एक्टिव वॉइस में विलिंग होगी। या आप लोग इस लाइन को ऐसे समझो भाई, यदि आप लोगों को समझ आता है क्या, कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में सबसे मेन होता है सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन होता है सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में जो मेन होता है, पैसिव वॉइस में जो मेन होगा भाई, वो सब्जेक्ट नहीं होगा, पैसिव वॉइस में मेन होता है एक्शन। दोनों केस मैंने आपको समझा दिए कि आप लोग चाहे तो विलिंग को लेके पढ़ो, या आप लोग एक्शन या सब्जेक्ट से आप पढ़ो, आपकी इच्छा है। अब एक लाइन समझो, देखो मैंने कहा कि एक्शन, एक्शन कभी कभी अपनी विलिंग से होगा, या कभी एक्शन अपनी विलिंग से नहीं होगा। या तो एक्शन अपनी विलिंग से होगा, या एक्शन अपनी विलिंग से नहीं होगा। और इसी चीज का पता लगाने के लिए कि एक्शन अपनी विलिंग से होता है या एक्शन अपनी विलिंग से नहीं होता है, ध्यान से समझो। मैंने कहा इसी चीज का, इसी एक्शन का पता लगाने के लिए कि एक्शन कैसे हुआ है, विलिंग से हुआ है या अपनी विलिंग से नहीं हुआ, इन्हीं दोनों चीजों का पता लगाने के लिए हमें वॉइस के टॉपिक की नीड होती है। समझ आ गया? बिल्कुल बेस है भाई। मैंने पिछले तीनों दिन आपको क्या किया, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तीनों दिन मैंने बेसिक बातें की है। दिवाली के दिन की बात हो या दिवाली से एक दिन पहले की बात हो, और आज की बात किया जाए तो आज भी आप लोगों के सामने बेसिक है। देखो जितने बच्चे आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग भाई। तो सभी बच्चे, बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कीजिए। देखो अभी बहुत ही कम बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे यहां पे आए, तभी जाके उन बच्चों को भी फायदा होगा, हम में भी कोई ना कोई कॉन्फिडेंस आएगा। कमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया हुआ मैंने, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि कंप्लीट वॉइस बेसिक जो बैंकिंग लेवल का होता है मैं आपको समझा दूं। एसएससी लेवल की बात किया जाए तो मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, वहां पे क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, वहां पे मेंस में देखोगे तो आपको 20+ क्वेश्चन मिलेंगे, बट बैंक में 2 से 3 क्वेश्चन आपके होते हैं। और जब भी आप लोग अनसीन पैसेज को देखते हो, क्लोज टेस्ट को देखते हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को देखते हो भाई, तो हमें एक्टिव पैसिव की नीड होती है, इसलिए मैंने बीच में टॉपिक को उठा लिया है। समझ गए जी? ओके, अब देखो ये बातें हमें समझ आ गई कि एक्टिव वॉइस में विलिंग मेन होती है, सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव वॉइस में एक्शन मेन होता है, विलिंग की कोई भी बात नहीं की जाएगी ना। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग छोटा सा। अभी अभी हम लोगों ने बात की यहां पे, सीमा सिंग्स अ सॉन्ग। सीमा एक गाना गाती है, मतलब सीमा ने जो यहां पे एक्शन किया अपनी विलिंग से किया, तो इसका मतलब ये बन गया पैसिव, एक्टिव वॉइस है ना, ये बन गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस हमने क्या किया, इसका पैसिव वॉइस हम लोगों ने ले लिया, मैंने यहां पे बातें की, अ सॉन्ग इज संग बाय सीमा। समझ गए? ये आपके सामने एक सेंटेंस आ चुका है। अब यहां पे देखो सीमा गाना गाती है, अपनी इच्छा से गाया। अब यहां पे देखो, यहां पे सब्जेक्ट है सॉन्ग। क्या सॉन्ग ने कोई एक्शन किया? सॉन्ग तो गाया जाता है, किसी के द्वारा गाया जाता है, मतलब एक्शन करने वाला यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, बट एक्शन मेन है, एक्शन मेन है। या आप बोल सकते हो कि सॉन्ग ने अपनी इच्छा से एक्शन नहीं किया, विलिंग नहीं थी, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में चला गया, है ना, ये पैसिव फॉर्म है। समझ आ गया? यदि इतना समझ आ चुका भाई तो जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि हमें समझ आ चुका है। और जिस भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया है, तो आप लोग पूछ सकते हो, यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो। बेस हम लोग आज बताएंगे, बेसिक बातें की जाएंगी, ताकि आने वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लेके आप लोगों का
ये बैच, ये जो आपका टॉपिक है इसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। आज हम लोग कंप्लीट बेस को पढ़ेंगे। और जो बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि हमें बेस आता है भाई, तो ये आप लोगों की कहीं ना कहीं गलत फहमी है। आप लोग एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को सुनो कि वॉइस कैसे यूज होता है, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब कुछ बातें यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले केस 1 देखो, अब बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। एसएससी की बातें हम लोग यहां पे नहीं करने वाले हैं, ये फाइनल है। बैंक का बैच है तो बैंक की बातें हम लोग यहां पे समझेंगे। देखो, वॉइस की बात की जाए तो सबसे पहली चीज तो वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बातें आप लोगों को समझनी है। यदि कभी भी वॉइस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, ये बातें हम लोगों को समझनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस क्या है भाई? सेकंड केस है यदि मान लिया एक्टिव फॉर्म, मान लिया यदि एक्टिव फॉर्म आपके पास यहां पे नेगेटिव फॉर्म में है तो इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी क्या बनेगा? वो भी नेगेटिव फॉर्म में बनेगा। ये बातें आप लोगों को समझनी है। यानी कि यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही होगा, है ना? ये बातें समझ आ गई है। उसके बाद एक्टिव से जब पैसिव हम लोग बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। समझ आ गया? कभी भी हम लोग V1 सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। पैसिव वॉइस में जब आपको पता लग जाए कि बैंक में जो सेंटेंस गिवन है उस सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है ना, ये बात यदि आपको पता लग गई तो आप लोगों को वहां पे क्या देखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आपका एग्जाम यहीं से क्वेश्चन डालता है, आपको क्या देगा? यहां पे V1 लगा के देगा, एज के बाद V1 आपको मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? यदि समझ आ चुका है भाई तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताएं कि हमें समझ आ चुका है इतना। ठीक है, हाँ, यदि समझ आ चुका है तो सभी बच्चे 1 1 1 1 1 रिप्लाई कीजिए। और यदि आप लोगों को समझ नहीं आया भाई तो आप लोग 2 2 करके आप लोग बता सकते हो कि हमें समझ नहीं आया है। ठीक है, फाइनल है? ओके, हाँ, तो ये बिल्कुल बेसिक बातें की हम लोगों ने। अब कुछ बातें जान लेते हैं जो आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो हमें मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलती हैं। देखो, अब जितने भी बच्चे यहां पे हैं भाई, मैं कहता हूं आने वाले 5 या 10 मिनट छोड़ के मत भागना। एक एक बच्चा पेन कॉपी यहां पे रखो, एक एक लाइन को लिखेगा, एक एक वर्ड को लिखेगा। ये वो चीज है जो आपके बैंकिंग एग्जाम में आएंगे, आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट, हमने वॉइस का टॉपिक आज यहां पे क्यों लिया है उसकी वजह अब यहां पे बता देता हूं मैं। देखो, मान लिया यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक्टिव वॉइस को, ये मान लिया कि एक्टिव वॉइस है। अब हमें नीड होगी इसके पैसिव फॉर्म की, तो मैं यहां पे ले लेता हूं पैसिव वॉइस। समझ आ गया? अब देखो, अब आपके एग्जाम में क्या किया जाएगा भाई? आपके एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा एज, हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा एम, हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा आर। ठीक है, और इनके बाद आप सभी जानते हो कि इन वर्ब के बाद या तो यूज होगा V1 ING और या इनके बाद यूज होता है थर्ड फॉर्म। यदि आप लोगों को नहीं पता है भाई तो आज जान लो कि इनके बाद थर्ड फॉर्म भी आएगा, इनके बाद थर्ड फॉर्म भी आएगा। यही तो समझाने की कोशिश की है, यही तो अभी जो आप लोगों के सामने टॉपिक ले आया है, यही समझाने की कोशिश की है कि आने वाली क्लास में जब भी मैं क्वेश्चंस लेता हूं तो आपके माइंड में आ जाए कि जो सेंटेंस सामने लिखा हुआ है ये पैसिव फॉर्म में है या एक्टिव फॉर्म में है। यदि सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा तो मैंने आपको कहा कि हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ही थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा, है ना। अब ये बातें आपको यहां पे समझनी है क्या, कि यहां पे देखो, ये बातें आप लोगों को समझनी है भाई क्या, कि यदि सेंटेंस में एज गिवन है या सेंटेंस में एम गिवन है या सेंटेंस में आर गिवन है तो इनके बाद आप दो ही वर्ब लोगे। एक तो वर्ब आएगा V1 ING फॉर्म, V1 ING फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंस, और एक जो वर्ब इनके बाद आएगा वो आएगा थर्ड फॉर्म। एक वर्ब आएगा कौन सा? थर्ड फॉर्म आएगा। ये बातें समझ आ गई?
अब आप लोगों में इतनी स्किल हो कि V1 ING कब आएगा और थर्ड फॉर्म कब आएगा, है ना। V1 ING आएगा जब सेंटेंस होगा हम लोगों के पास एक्टिव फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस होगा पैसिव में, व्हेन सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। इतना समझ आ गया। अब आपका एग्जाम उठा के देखो, आप 2017 से भाई आप लोग 18 का एग्जाम ले लो, 19 का एग्जाम ले लो, आप लोग 20 का एग्जाम ले लो, जो भी IBPS के एग्जाम हुए हैं, आप सिंगल भी ऐसा एग्जाम दिखा दो जहां पे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, है ना। अब यहां पे क्या है, आपका एग्जाम इन वर्ब के बाद में क्या डालेगा, कभी तो V1 डालेगा, कभी इनके बाद V1 के साथ में SES लगा के देगा, और कभी आप लोगों को यहां पे सेकंड फॉर्म देगा। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, इनका यूज कभी भी नहीं होगा। इनके बाद जो आने वाले वर्ब होते हैं भाई, वो हमेशा या तो थर्ड फॉर्म होगा या V1 ING होगा। V1 ING कब होगा, जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होगा, और थर्ड फॉर्म कब होगा, जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा। तो 1 सेकंड का टाइम निकाल के जल्दी से इनको लिखो, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे। ओके, लिखो इनको। ओके, फाइनल। यदि आपको लगता है कोई चीज आपको समझ नहीं आई, कोई केस आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग बता सकते हो भाई ये बातें हमें समझ नहीं आई। इसके बाद सेकंड केस, सेकंड में क्या मिलेगा ये भी आप लोगों को मैं यहां पे समझाता हूं। सेकंड में क्या आएगा, देखो, यदि आपको कभी भी वॉज या वर आपको मिलेगा, तो इनके बाद भी दो ही केस आएंगे, वही दोनों केस। या तो यूज होगा V1 ING का, कब, जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होगा, या इनके बाद बातें की जाएंगे किसके, थर्ड फॉर्म की। इनके बाद बातें की जाएंगी थर्ड फॉर्म की। तो सेम केस यहां पे बन गया कि इनके बाद कभी भी V1 नहीं आएगा, इनके बाद V1 के साथ में SES नहीं आएगा, इनके बाद जो वर्ब होगी कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं होगी। ये बातें आप लोगों को पता लग गई, फाइनल है, समझ आ गया। यदि समझ आ चुका है भाई, जो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताएं कि हमें समझ आ चुका है। मैंने आपको कहा आज की क्लास बिल्कुल बेस से है, बिल्कुल बेसिक लेवल है ना। दिल ने कहा कि ये बातें समझा दो, ये बातें बच्चों को बता दो, क्योंकि जब आप एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आओगे, एक लंबे लंबे क्वेश्चन बैंकिंग वाले इन बच्चों के सामने डालोगे, तो इनको नहीं समझ आएगा कि यहां पे एज के बाद ING क्यों आया, एज के बाद थर्ड फॉर्म क्यों आया, क्यों हम लोग उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, क्यों पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो इन्हीं चीजों को मैंने इसलिए समझा दिया कि हम लोग पहले ले लेते हैं, और जब जिस दिन क्वेश्चन लेके आएंगे तो बच्चों के माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि यदि सेंटेंस में एज मिलता है, या हेल्पिंग वर्ब एम होगा, या हेल्पिंग वर्ब आर होगा, या वोज आपको मिलेगा, या वर आपको मिलेगा, तो इनके बाद या तो यूज होगा V1 ING का, और नहीं तो इनके बाद यूज होगी थर्ड फॉर्म। ये बातें समझ आ गई। V1 ING कब आएगा, जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होगा, और थर्ड फॉर्म कब आएगी, जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा। फाइनल, समझ आ गया। अब एक और कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है, ध्यान से समझना। मैंने कहा ना, आज की जो ये अभी 10 मिनट हैं, अपकमिंग जो 10 मिनट हम लोगों के पास होंगे, बिल्कुल ध्यान से समझो, है ना। अब सेकंड केस इसी में सेकंड केस आप लोग समझो। देखो, यदि आपको सेंटेंस में इज मिलता है, या सेंटेंस में आपको एम मिलता है, या सेंटेंस में हो सकता है आर का यूज हो जाए, यह भी हो सकता है कि सेंटेंस में आपको वोज मिल जाए, और यह भी हो सकता है कि सेंटेंस में आपको वर मिल जाए, अभी बताया। तो इनके बाद यहां पे, इनके बाद भाई यहां पे एक एडिशनल वर्ब आप लोग बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं बी की फॉर्म। एडिशनल बी की फॉर्म आपको मिलती है। अब आपका बैंकिंग एग्जाम क्या है, बैंकिंग एग्जाम ने इस केस को बिल्कुल बच्चा समझा हुआ है।
उनको लगता है कि बच्चे वॉइस के टॉपिक को पढ़ के नहीं आते हैं, वो मानते हैं कि बच्चे वॉइस को एसएसटी में पढ़ते हैं, बैंक में नहीं पढ़ते हैं। बट मैंने क्या कहा, यदि इंग्लिश हम लोग यहां पे पढ़ेंगे भाई, तो एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, और जिस दिन फाउंडेशन बैच आ गया तो आप खुद जान जाओगे कि आपके सामने जो बंदा खड़ा है इसकी क्या वैल्यू आप लोगों के लिए, क्या इसकी इमेज है और इसका कितना बेस क्लियर है इंग्लिश में, है ना। इन्हीं चीजों को आपको समझना है। अब यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है, जो बातें मैंने की है कि इनके बाद बी की फॉर्म देंगे और बी की फॉर्म के बाद यहां पे आएगी थर्ड फॉर्म। ये आपके पैसिव का मान लिया कोई भी क्वेश्चन है, समझ गए। जैसे मान लिया कि मैंने यहां पे लिखा अ सॉन्ग एज बीन sung by शिवानी, sung by शिवानी। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब बैंक क्या डालता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, देन लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन दिस वन। यही पूछता है भाई, यही पूछता है, और वहां पे गलत हो जाता है। तो आज के बाद ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, आज के बाद किसी भी हालात में चीजें गलत नहीं होनी चाहिए ना। अब समझो यहां पे यदि कभी भी आपको सेंटेंस में एज, एम, आर, वॉज, वर आपको मिलता है और इनको पैसिव में यूज किया गया है, तो इनके बाद यदि आपको बी की फॉर्म मिलती है तो हम लोग हमेशा इनके बाद में बीइंग लगाएंगे, BEING। बीइंग क्यों लगाया मैंने, आप लोग सभी जानते हो बी की फॉर्म को। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज, या हम लोग बोल सकते हैं कि वर होगी, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बीन, है ना। बट आपको तो पता है ना कि इज, एम, आर के बाद तो V1 ING आता है ना। इसलिए मैंने क्या किया, बी के साथ में ING लगा दिया, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए वहां पे बीइंग का यूज होगा। अब एक लाइन यहां पे समझो, क्या एक लाइन हमें समझनी पड़ेगी। यदि सेंटेंस में एज, एम, आर गिवन है, एज, एम, आर गिवन है, जैसे यहां पे गिवन है, और यहां पे हो सकता है वॉज या वर भी आ जाए, और आगे यदि यहां पे थर्ड फॉर्म आपको मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड फॉर्म से पहले यदि कभी भी बीन गिवन है तो बीन कभी भी नहीं आएगा, है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में बी आएगा तो बी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म कभी भी हम एज, एम, आर के साथ में नहीं लेंगे। ये बातें समझ आ गई, हाँ या ना। तो इनके बाद वर्ब कौन सा आएगा भाई, इनके बाद जो वर्ब होगा वो बीइंग होगा, BEING, समझ गए। अब इसको ध्यान रखो, देखो यहां पे बीन गिवन है, यदि एज गिवन है तो हम बीन को कभी भी नहीं लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, बीइंग को लगाएंगे। यही बातें आप लोगों को समझनी है। तो भाई जितने बच्चे यहां पे आज के हो, तो आप लोग एक बार सभी बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, आपके जहां भी फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप पे जो बच्चे हैं, जो भी आपके लिंक में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उन तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। बिल्कुल बेसिक से क्लास आज मैंने दी है ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए, आप लोग एक एक चीज को यहां पे समझ पाओ। फाइनल इतना समझ आ चुका है, ओके। देखो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब मैं सभी बातें यहां पे लिख के बताऊंगा, आपको समझनी है आप लोगों को, क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग यहां पे नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि बेस आप लोगों को चाहिए, क्वेश्चन की हमें यहां पे अभी नीड नहीं है। देखो यदि कभी भी आपको एज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद यदि हमें यहां पे थर्ड फॉर्म मिलता है, यदि मान लो यहां पे साथ में बी की फॉर्म को यूज किया गया है, तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा, बीइंग आएगा। एक तो ये बात आपको समझनी है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में आपको मिलता है यहां पे हैज या हैव आपको मिलता है, या कभी कभी यहां पे हैड आपको मिलेगा, हैज, हैव, हैड आपको मिलेंगे। यदि इनके बाद भी आपको यहां पे थर्ड फॉर्म मिलता है, यहां पे आपको थर्ड फॉर्म मिलता है, तो इनसे पहले यदि कोई भी बी की फॉर्म है तो इनके बाद हम लोग लेते हैं बीन को, क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, ओके। उसके बाद यदि मान लो यहां पे कोई भी मोडाल गिवन है, मोडाल कोई भी है, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, नीड, यूज्ड टू, डेयर और टू, मस्ट, कोई भी मोडाल है,
और मोडाल के बाद आप सभी जानते हो कंडीशन, तो यदि मोडाल के बाद यहां पे हमें थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो आप लोग मोडाल के बाद क्या लगाओगे, बी को लगाओगे। समझ गए? तीनों केस आप लोग अपनी कॉपी में चिपका लो भाई। और जो बच्चे यहां पे बिल्कुल नए हैं और जो बच्चे वो भी हैं जिसको लगता है कि हम बहुत से एग्जाम दे चुके हैं भाई, तो आप लोग जाके अभी जो एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था, एसबीआई पीओ 2019 जो हुआ था, आप एक बार 19 का एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स उठा के देखो, आप खुद जान जाओगे कि इस बंदे ने जो बातें बताई हैं वो सही हैं, वो सभी बातें आपके एग्जाम लेवल की हैं। समझ आ गया? ओके। ऐसा तो नहीं लगा कि बिल्कुल बेस हम लोगों ने उठा लिया। देखो कभी कभी बेसिक चीजों की भी हमें नीड है ना। कल से हम लोग सेम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, है ना। हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे, प्रोनाउन के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या है, एडजेक्टिव के क्वेश्चन लेके आएंगे। एडजेक्टिव के क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग बेसिक को भी पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल है। हाँ, एक और लाइन, यदि आपको लगता है कि आपको एडजेक्टिव का बेस समझना है, यदि आपको लगता है कि आपको एडजेक्टिव का बेस समझना है, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है शाम वाले बैच में। इवनिंग में जो बैच होता है, यानी कि इवनिंग में होता है 4 PM टू 5 PM। ठीक है, यहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक से एडजेक्टिव स्टार्ट किया हुआ है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी मान के चलो कि लगभग कंप्लीट होने वाला है, हो चुका है। देखो, आप यहां से क्लास देख सकते हो, एडजेक्टिव की क्लास आप लोग ले सकते हो। एडजेक्टिव की जो क्लास आपको मिलेगी, 13 की क्लास चेक कर लेना। 13 को भी क्लास हुई है, 14 को भी क्लास हुई है और आज भी क्लास हो चुकी है, यानी कि 13, 14, 16, तो तीनों दिन एडजेक्टिव की क्लास दिया। बिल्कुल बेसिक से लिया है और एक ऐसा लेवल लिया है जो आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल यहां से स्टार्ट किया कि विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, कैसे उनको यूज किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से वर्ड दुनिया में एडजेक्टिव होते हैं, कैसे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे हम लोग टाइप्स पे पहुंचे, कौन से टाइप्स कौन से एग्जाम के लिए अच्छी होती है और किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे डिग्री की बातें की, तीनों जो पॉजिटिव होती है, कंपेरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है, तीनों की बातें की, है ना। उसके बाद उनके यूजेस की बातें की हुई है। आप लोग जाओ इवनिंग की क्लास में, जाओ वहां पे तीनों क्लास आप लोग देखो, एडजेक्टिव का बेस वहां से बन जाएगा और एडजेक्टिव के क्वेश्चन हम लोग कल वाली क्लास में लेने वाले हैं, है ना। हाँ, वॉइस पे इस बेस भी क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके भी क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले आप लोग इनको अच्छे से लिख लो और 1-2 दिन आप लोग इनको अच्छे से पढ़ो और जैसे हम लोग, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एडजेक्टिव से पहले हम वॉइस के क्वेश्चन ले लेते हैं। एडजेक्टिव से पहले एक दिन हम लोग वॉइस के क्वेश्चंस पे लगा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो वॉइस के क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ के साथ में एडजेक्टिव क्लास देख लो और जिस वक्त का भी एग्जाम अभी पास में है भाई, उसके लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग एडजेक्टिव क्लास देखने लग जाओ। देखो, तीनों बातें समझ आ गई कि हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बाद में बे के कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सा थर्ड फॉर्म आएगा, तो उससे पहले हम बे के फॉर्म, बेन कब लेंगे, बे कब लेंगे, ये बातें सभी को समझ आ गई। हाँ, अब कुछ बातें देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, हमने ऐसा क्यों किया। देखो, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव फॉर्म में हम लोग जाते हैं, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में हम लोग जाते हैं तो इन चीजों का वहां पे यूज होगा। देखो, एक्टिव से पैसिव हम लोग बना के देखेंगे। यदि मान लिया एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलता है, हमें ओनली V1 मिलता है या V1 के साथ में SES मिलता है, यानी कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें की जाती हैं तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग क्या बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस बनेगा एज MR प्लस क्या, थर्ड फॉर्म। बातें समझ आ गई। सेकंड केस, यदि आपको यहां पे सेकंड फॉर्म मिलती है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा भाई, पास्ट में जाएगा, वॉज या वर यहां पे आएगा, उनके बाद हम लोग लेंगे थर्ड फॉर्म। और थर्ड केस क्या है, यदि आपको एज MR पहले से गिवन होता है और इनके बाद V1 ING आपको मिलती है, तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, आप लोग सभी जानते हो कॉन्टिन्यूस में। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, एज MR यूं के यूं आएंगे। इनके बाद हम लोग यहां पे लेंगे बेंग और बेंग के बाद आएगी थर्ड फॉर्म। समझ आ गया इतना। उसके बाद सेकंड केस यहां पे समझो, यदि यहां पे वॉज या वर गिवन है,
और उसके बाद यहाँ पे V1 ING गिवन है। तो मैंने आपको अभी बताया कि टेंस चेंज तो कभी भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे वो जाएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे वर लेंगे, प्लस क्या आएगा, बीइंग आएगा। बीइंग के बाद यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। बस यही बातें आप लोगों को समझनी है। 5 केस क्या है, यदि आपको यहाँ पे हैज या हैव मिलता है तो हैज हैव के बाद हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म को लेते हैं। तो इनके बाद क्या है, हैज हैव तो सेम होगा जो भी आएगा, उसके बाद में हम लोग, मैंने अभी बताया कि बीन आएगा और बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। सेम केस हेड में लेते हैं, हेड HAD, हेड के बाद थर्ड फॉर्म मिलती है। इसका पैसिव जब बनाओगे तो हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म होगा, हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म होगा, है ना। उसके बाद केस नंबर 7 है मोडाल का केस। यदि कोई भी मोडाल आपको एक्टिव फॉर्म में मिलेगा तो इसके बाद हमेशा V1 आएगी, है ना। और पैसिव में कब, पैसिव में जब हम लोग बनाएंगे तो मोडाल के साथ में बी का यूज होगा और बी के बाद हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म लेंगे। समझ आ गया? इतनी बातें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं? यदि समझ आ चुके हैं भाई तो सभी बच्चे एक बार बता दें मुझे कि हमें समझ आ चुका है। यदि समझ नहीं आया है तो आप लोग ये भी बता दो कि हमें समझ नहीं आया। आज मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही क्लास में इस कंप्लीट बेसिक को कंप्लीट किया जाए, आने वाली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं ना, इसलिए मैंने किसी के कमेंट पे आज ध्यान भी नहीं दिया है। ओके, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग लिख लो कॉपी में, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, इतना समझ आ चुका है? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस इसका ले लेते हैं भाई। देखो, अब कभी कभी आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, कभी कभी हमें लेट मिलता है। आपको समझाया भी होगा मैंने कि लेट के बाद दो केस आप लोग याद रखो। केस 1 क्या है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सेकंड क्या है, लेट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है ना। अब आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनेगा, यदि मान लो यहां पे लेट गिवन है, लेट के बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव केस आपको मिलेगा, उसके बाद आपको यहां पे V1 मिलेगा और V1 के बाद अगेन आपको हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे ऑब्जेक्ट 2 का यूज होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहां पे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। देखो ये एक्टिव फॉर्म है। अब एग्जाम पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन दे देता है, हिम की जगह ही लगा के देगा, क्वेश्चन बन गया। यहां पे कंप्लीट की जगह कंप्लीटेड लगा के देगा, क्वेश्चन बन गया, है ना। बट यदि मान लो कभी भी इसका पैसिव फॉर्म आपको मिल जाता है, यदि पैसिव फॉर्म आपको मिल जाएगा, वैसे आप लोगों को यहां पे पैसिव में जाने की इतनी नीड भी नहीं होगी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आप यदि चाहते हो कि इसका पैसिव बना दिया जाए तो लेट का यहां पे लेट आपको मिलेगा, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहां पे उठा लेते हैं, यहां पे आ गया द वर्क, लेट द वर्क, है ना। उसके बाद लेट के साथ भी ध्यान रखना भाई कि हम लोग बी को लेते हैं क्योंकि लेट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा V1 होती है। एग्जाम आपको यहां पे बीन लगा के देगा, बीइंग लगा के देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे लेट द वर्क बी, उसके बाद हम लोग यहां पे थर्ड फॉर्म लेंगे, जैसे कि यहां पे कंप्लीटेड गिवन है तो यहां पे बन जाएगा कंप्लीटेड, उसके बाद बाय, और यहां पे हिम गिवन है तो यहां पे हिम आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, अब इसी क्वेश्चन को क्या बना दिया जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4, कुछ ऐसा बना दिया जाएगा ना। अब यहां पे बी की जगह बीइंग लगा देंगे, यहां पे बीन लगा के देंगे, या बी को हटा के सीधा थर्ड फॉर्म लगा के देंगे। तो ऐसी मिस्टेक आपके एग्जाम में मिलेंगी। तो समझ आ गया कि किस वर्ब के बाद बीन आएगा, किस वर्ब के बाद बीइंग आएगा, किस वर्ब के बाद बी आएगा, लेट के बाद क्या आएगा, मोडाल के बाद क्या आएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी भाई। इतना ही बस मैं चाहता था कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ आ जाएं। किसी भी बच्चे का यदि कोई भी डाउट है आज के बिल्कुल बेसिक सेशन को लेके तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि हमें समझ नहीं आया है। यदि आपको सभी बेसिक पॉइंट याद हो गए हैं कि एज एम आर के बाद V1 ING कब आएगा, थर्ड फॉर्म कब आएगा ना, ये बातें आपको समझनी है। देखो मैंने कहा भाई इंडिया में बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, आपके बैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत सी कंपनियां आ गई हैं। वो कंपनियां क्या चाहती हैं, वो कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं, खुद चाहती हैं। तो यहां पे द कंपनी आर, या कंपनी यहां पे बोल द कंपनी आर इन्वेस्टिंग, नॉट इन्वेस्टेड। एग्जाम क्या करेगा, द कंपनीज आर इन्वेस्टेड, ऐसे लगा के देगा।
आपको पता कि कंपनियां खुद इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहां पे लेंगे द कंपनीज आर इन्वेस्टिंग। समझ आ गया? तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। इन्हीं बातों का आप लोगों को समझना है। आज की क्लास का सबसे मेन उद्देश्य बस यही था कि कैसे और किस टाइप में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाना है, इज एम आर के बाद V1 ING कब आएगा, थर्ड फॉर्म कब आएगा, हैज हैव के बाद में बीन कब आएगा, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म कब आएगा, है ना। यही बातें हम लोगों को समझनी थी। आई होप आप लोगों को सभी बातें समझ आ गई होंगी। अगेन एक लाइन यहां पे बता देता हूं, देखो सेंटेंस में जैसे ही आप लोग जाते हो, जाते ही पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को आप लोग पकड़ लो। सब्जेक्ट जैसे हमने देखा कि मोहन गिवन है, सोहन गिवन है, पंकज गिवन है, इंडिया गिवन है, पाकिस्तान गिवन है, या आप गिवन हो या मैं गिवन हूं। बस आप ये देखो क्या इस सब्जेक्ट ने एक्शन अपनी विलिंग से किया है, क्या खुद इसने एक्शन किया है, क्या खुद ये एक्शन करना चाहता है। यदि हां तो आप लोग हमेशा जाओगे एक्टिव फॉर्म में। यदि नहीं चाहता है, यदि एक्शन इससे हुआ है, एक्शन इसने नहीं किया है, इससे एक्शन करवाया गया है, तो हम लोग हमेशा जाएंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये बातें आप लोगों को समझनी है कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। सेम टेंस में हम लोग थर्ड फॉर्म लगा के वही एक्शन को ले लेते हैं। समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्लास थी। कल हम लोग जैसे मिलेंगे, यानी कि 17 को जैसे हम लोग मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, हम लोग सीधे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में हम लोग जा सकते हैं, कैसे इज के बाद ING आएगा, कैसे थर्ड फॉर्म आएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है जी। जिसका भी जो डाउट होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जिसको समझ नहीं आया वो भी बता देना। यदि समझ आ चुका है तब भी आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। फाइनल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं बातों के साथ साथ क्लास को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। जय हिंद।